का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा खोज खिलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथ बहरी है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंशों पर। आम के बाग में देखरेख प्रबंधन, बछड़े बछड़ियों की देखरेख पर जानकारी, किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आम को फलों का राजा कहा जाता है। इसकी बागवानी हमारे बिहार प्रदेश में बड़े भूभाग पर आच्छादित है। क्योंकि अब आम के बाग में मटर के दाने के आकार के फल लगे होंगे एवं अभी कुछ बागों में बोर लगा होगा, जिसमें अधिक से अधिक फल लगे तथा आने वाले दिनों में अधिक फलोत्पादन मिले। इस हेतु आम के उद्यान की विशेष देखरेख की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय मौसम में काफी बदलाव हो रहा है। ऐसी अवस्था में पाउडरी मिल्ड्यू नामक रोग का प्रकोप देखने को मिलता है, जो प्रारंभ में उजला पाउडर जैसा होता है, जो मंजर, पत्तियों, डंठल इत्यादि को प्रभावित करता है, जिससे आम छोटे आकार का होकर गिर जाता है। यदि समय रहते किसान भाई कोई प्रबंधन नहीं करेंगे तो इसका परिणाम आपको आने वाले दिनों में गुणवत्ताहीन कम फलोत्पादन की प्राप्ति होगी। इसलिए अधिक फलोत्पादन प्राप्त करने के लिए आइए सुनते हैं गांव रोतारा, जिला कटिहार के कृषक कालिदास बनर्जी को। पाउडर मिल्ड्यू चूर्निल आसिता जिसका हिंदी नाम है, आम के पौधों के पत्तों पर ये इसका फफूंद जो है ये सक्रिय जीवित रहता है। जब मंजर खिलने की अवस्था में रहता है तो ये सक्रिय होकर आम के पौधे के मंजर को जो है उसको नष्ट पहुंचाता हुआ है। तो फूल और फल जो है उसके सूखना और उसके पत्तियों को झड़ना प्रारंभ हो जाता है। प्रबंधन के लिए हम सबसे पहले करते हैं क्या कि दिसंबर जनवरी माह में 1 ml पर लीटर पानी में जो है नाइट हो या सल्फाक्योर या सल्फेक्स पाउडर का जो है पानी में घोल बनाकर उसका 15 दिन के अंतराल में 3 बार छिड़काव करने से इसकी रोकथाम पर जो है हम काबू पा सकते हैं। और अगर इस पर किसी तरह का वैज्ञानिक नए तरीके से अगर इसका काम हो रहा है तो हम किसान बंधु को बता देंगे, तो हम लोग उस पर जो है नियंत्रण कर सकते हैं इसके प्रबंधन पर। अतः किसान भाइयों, आम के बागान में पाउडरी मिल्ड्यू रोग के प्रबंधन पर संपूर्ण जानकारी के लिए आज हमारे बीच उपस्थित है आत्मा परियोजना निदेशक कटिहार के डॉक्टर दिवेश कुमार सिंह। आम का बगीचा में मंजर का पूरा इनिशिएशन स्टेज में या शुरुआती जो दाना बनने के पहले वाला स्टेज है वह पूरा आपके वृक्ष पर दिखाई दे रहा है। और इस समय एक ऐसा मौसम है जो रात में जो तापमान है वह नीचे हो जा रहा है। जो टिप है मंजर का या इन्फ्लोरेसेंस का जो टिप है, जो उसका शुरू वाला भाग है, वहां पर पाउडरी मिल्ड्यू जो ग्रेइश व्हाइट पाउडर, हल्का भूरा उजला रंग का पाउडर ऊपर पर दिखाई देता है और धीरे धीरे वो पूरे पौधे को प्रभावित कर देता है। शुरुआती दौर में आपको यदि सल्फेक्स देते हैं तो इसका 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इस पूरे फसल पर उपचारित करें। या आप काराथेन देते हैं तो इसका 0.1% आप घोल बनाकर फसल के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। और या आप यदि बेविस्टिन देते हैं तो इसका भी 0.1% माने 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पूरे फसल के ऊपर आप आम के पेड़ के ऊपर छिड़काव करें
जिस समय मटर के दाना बन जाता है उस समय स्प्रे करने से यह भी हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो आप शुरुआती दौर में जो मंजर निकलने वाली स्थिति, तो आप उस समय यदि आप इसको देते हैं, टिकोला भी मंजर स्वस्थ होंगे, टिकोला आएंगे तो इस बीमारी से रोग रहित होगा और आपके टिकोले जो मैच्योर होने के पहले गिर जाते रहते हैं वह रुक जाएगा। इस तरह का सावधानी बरतने से आपका आम का फसल अच्छा होगा। किसान भाई, यदि आप झारखंड के किसान हैं और इसको सुन रहे हैं और इस तरह का लक्षण आपके बगीचा में, आम के बगीचा में यदि दिखाई देता है, तो आपसे आग्रह है कि झारखंड के प्रत्येक जिला में आत्मा कार्यालय अवस्थित है, वहां के परियोजना निदेशक से या उप परियोजना निदेशक से या उस जिला के प्रखंड में जो कृषक सूचना सलाहकार केंद्र स्थापित है, उस कृषक सूचना सलाहकार केंद्र में प्रखंड तकनीकी दल अन्न संकाय से संबंधित होते हैं। आप उनसे भी विशेष जानकारी प्राप्त करके इस रोग की रोकथाम का उपाय आप कर सकते हैं। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई कृषि के साथ साथ पशुपालन अपनाए हुए हैं, क्योंकि कृषि से पशु एवं पशुओं से कृषि की आवश्यकताएं परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इस व्यवसाय की सफलता का मुख्य आधार ओसर बच्चियों के ऊपर ही निर्भर है। अतः इसमें देखरेख एवं आहार प्रबंधन एक प्रमुख पहलू है, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि पशुपालक भाई इन्हें अनुत्पादक समझकर इन्हें उचित पोषक आहार देना व्यर्थ समझते हैं, जिससे इनकी शारीरिक वृद्धि, प्रजनन क्षमता तथा बाद में दुग्ध उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है और हानि का सामना करना पड़ता है। अतः पशुपालक भाइयों, इस व्यवसाय से अच्छा लाभ लेने हेतु आपको इन बछड़े बछड़ियों की देखरेख व प्रबंधन कैसे करना है, इसे तो जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, दूध देने वाले पशुओं की शारीरिक वृद्धि अधिक दुग्ध उत्पादन की ओर इंगित करती है। इसके लिए पशुओं को उचित देखभाल, चारा दाना प्रबंध आज बहुत आवश्यक है, किंतु अच्छी वृद्धि दर पुराने जानवरों की जगह नए जानवर लाना आसान करती है। एक 18 महीने की बछिया का वजन लगभग 200 से 250 किलोग्राम एवं पड़िया का वजन लगभग 250 से 300 किलोग्राम तक हो जाता है। एक अच्छी गाय अथवा भैंस प्राप्त करने के लिए बछिया अथवा पड़िया को कुछ प्रबंध करने की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार है। जब छोटे बच्चे दूध पीते हैं अर्थात 6 माह की उम्र तक नर व मादा बच्चों को एक साथ रखते हैं। इसके बाद उनकी अच्छी वृद्धि के लिए अलग अलग बाड़ों में कर देते हैं। अब आइए बात करते हैं बछियों एवं पड़ियों के पालने के तरीके पर। बाड़ा विधि। इस विधि में बछियों एवं पड़ियों को बाड़ा में रखते हैं, जिसमें पर्याप्त छाया आदि की व्यवस्था रखते हैं। खाने में बरसीम, लूसर्न, लोबिया इत्यादि प्रोटीन युक्त चारे देते हैं। इसके अलावा इनको 18% प्रोटीन एवं 60 से 70% तक कुल पाच्य पोषक तत्व युक्त दाना देते रहते हैं। दाने की मात्रा को एक तालिका के अनुसार देते हैं, जो इस प्रकार है। दाना बनाने के लिए चोकर 50%, अनाज 20%, खली 27%, नमक 1%, खड़िया 1% एवं खनिज मिश्रण 1% के हिसाब से मिलाकर दाने को तैयार किया जाता है। बछिया लगभग 18 से 30 माह में एवं पड़िया लगभग 36 माह में गर्भवती हो जाती है। इसके लिए गाभिन होने से ब्याने तक 1.5 किलोग्राम दाना प्रतिदिन अतिरिक्त देना चाहिए। गाभिन होने से बच्चा देने तक के बीच जो भी खिलाई की जाती है उसे स्टीमिंग अप कहते हैं और यह बच्चे के गर्भ में विकास, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाता है। बच्चा देने एवं प्रजनन की आयु। एक अच्छी दशा में पाली गई बछिया 2 से 2.5 वर्ष एवं पड़िया 2.5 से 3 वर्ष में पहली बार गर्भ धारण करती है तथा प्रथम बार बछिया 3 से 3.5 वर्ष व पड़िया 3.5 से 4 वर्ष में बच्चा देती है। यह बात उनकी प्रजाति, खिलाई पिलाई, पालने के ढंग आदि पर निर्भर करती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है बछिया अथवा पड़िया को प्रशिक्षित करना।
चूँकि बछिया अथवा पड़िया अपने जीवन में प्रथम बार गर्भ धारण करती है, इसके लिए उनसे दूध प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए, जैसे पूर्व में ही थनों को धोना, थनों पर हाथ फेरना इत्यादि। अन्यथा पशु अड़ियल स्वभाव का रहता है तथा उसमें पालतूपन नहीं आता। जब बछिया अथवा पड़िया को चारागाह विधि से पालते हैं तो उनको किसी तरह के व्यायाम की आवश्यकता नहीं होती, परंतु यदि इनको बाड़ा विधि में पाला गया है तो पशु को अच्छी भूख एवं पाचन तंत्र दुरुस्त रखने के लिए थोड़ा व्यायाम आवश्यक है। इसके लिए बाड़ा में थोड़ा खुला स्थान छोड़ना चाहिए, जिससे बछिया अथवा पड़िया आसानी से घूम फिर सकें। अब आइए बात करते हैं इन बछियों में लगने वाले परजीवियों की। बछिया अथवा पड़िया को दो तरह के परजीवी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें पहले प्रकार के परजीवी हैं अंतः परजीवी। यह पशु के पाचन तंत्र में पाए जाते हैं तथा इनके नियंत्रण के लिए बछिया अथवा पड़िया को प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर अंतः परजीवी मारने वाली दवा जैसे एल्बेंडाजोल, पिपराजीन, नीलेवर्म इत्यादि देना चाहिए। दूसरे प्रकार के परजीवी हैं बाह्य परजीवी। इन परजीवी के कारण शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिससे वृद्धि प्रभावित होती है। इनके नियंत्रण के लिए बछियों अथवा पड़ियों को बाहर धूप में बांध देते हैं, फिर 2 मिलीलीटर ब्यूटॉक्स को 1 लीटर पानी में मिलाकर बछिया अथवा पड़िया के शरीर को पोंछते हैं। इस दौरान उनके मुंह पर कोई जाली वगैरह बांध देते हैं, जिससे वे अपना शरीर न चाट पाएं। किसान भाइयों, अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन है टीकाकरण का। प्रत्येक बछिया अथवा पड़ियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए वर्ष में 2 बार टीकाकरण आवश्यक है। प्रथम टीकाकरण बरसात से पहले, इसके बाद दूसरा जाड़े से पहले करा लेने से बछिया अथवा पड़ियों को खुरपका, मुंहपका, टीवी, गला घोंटू, लंगड़िया बुखार आदि बीमारियों से बचाया जा सकता है। अतः किसान भाइयों, यदि उपरोक्त तरीके से अपने बछिया अथवा पड़ियों की देखभाल करते हैं तो निश्चित ही भविष्य में एक अच्छी दुधारू गाय अथवा भैंस प्राप्त कर आप दुग्ध उत्पादन को बढ़ा सकेंगे। हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आंख शानदार। आसमान छू रही दाना मिश्रण की कीमतें, दिनों दिन कम होती चारा फसलें, पशु पोषण के लिए किसानों के सामने पग पग पर बाधाएं। एक और पशु आहार और दूसरी ओर फसलोत्पादन, समस्त समाधान के रूप में आशा की एक किरण बनकर सामने आया है अजोला। अजोला के बारे में समस्त जानकारी वीडियो सीडी के रूप में आपके सामने लेकर आया है पीटीवी अन्नदाता। सीडी के लिए संपर्क करें। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आंख शानदार। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। फूलों में गुलाब का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी मांग प्रदेश में वर्ष भर बनी रहती है और इसी मांग के चलते प्रदेश के बहुत से किसान गुलाब की खेती करते हैं। जिन किसान भाइयों ने गुलाब की फसल लगा रखी होगी तो उन्हें चाहिए कि वे इस समय इसकी विशेष देखभाल करें, क्योंकि बसंतकालीन मौसम चल रहा है और ऐसे में फसल से वांछित पुष्पों की प्राप्ति हो, इसके लिए जरूरी है कि इसमें खरपतवार एवं उर्वरक प्रबंधन तथा पौध संरक्षण पर भी ध्यान दें। लेकिन इन क्रियाओं को कब एवं किस प्रकार से करें, इसकी जानकारी अधिकतर किसान भाइयों को नहीं होने के कारण उपरोक्त प्रबंधन कार्यों को सही समय पर नहीं कर पाते हैं, जिससे कि आगे चलकर गुलाब की फसल से उन्हें कम एवं निम्न गुणवत्ता युक्त पुष्पों की प्राप्ति होने से आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, गुलाब की फसल का प्रबंधन किस प्रकार से करें कि आने वाले दिनों में अधिक संख्या में आकर्षक फूलों की प्राप्ति हो सके, इस विषय पर जानकारी के लिए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर बृजमोहन से। जैसा कि इस समय गुलाब की जो हमारी फसल चल रही है उसमें कुछ सामूहिक कार्य करने की जरूरत होती है, जिससे कि हम उससे अच्छा उत्पादन ले सकें। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण हमारे जो खाद होते हैं, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट 7 ग्राम होता है, फेरस सल्फेट भी 7 ग्राम और बोरेक्स 3.5 ग्राम, इन सभी को मिलाने के बाद में 7 ग्राम
इनमें से निकाल लें और निकालने के बाद उसको 10 लीटर पानी में घोलकर प्रत्येक पौधे पर पड़ने छिड़काव कर दें। इससे क्या होगा कि जो हमारे पौधे हैं उनकी बढ़वार अच्छी होगी। उसके बाद जो फूल निकलेंगे वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के निकलेंगे, उनका साइज बड़ा होगा। एक दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है इसमें खरपतवार नियंत्रण, क्योंकि गुलाब के खेतों में खरपतवार भी मुख्य रूप से उगाते हैं। तो इसके लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए ताकि जो खरपतवार का नियंत्रण किया जा सके। क्योंकि अगर हम खरपतवार का नियंत्रण सही समय पर नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो उसमें लगने वाले कीड़े होंगे, रोग होंगे, वो भी उससे फैलते हैं। दूसरा होता है कि इसको कई प्रकार के कीट और रोग मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कि हमारी फसल को बहुत अधिक हानि होती है। तो उसके नियंत्रण के लिए हम सर्वप्रथम कीटों का नियंत्रण करते हैं, जिनमें कई कीट बहुत ही अधिक हानिकारक होते हैं जो फसल को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। जिनमें एक होता है एफिड्स। ये काले रंग के मटमैले कीट होते हैं जो फूलों की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। जो उसकी मुलायम शाखाएं होती हैं उनका रस चूस लेते हैं। उससे क्या होता है कि पौधा हमारा पीला पड़ जाता है, पत्तियां गिर जाती हैं और हमारे फूलों की क्वालिटी, जो उनका सौंदर्य है, वो खराब हो जाता है। उसके नियंत्रण करने के लिए इस कीट से फसल को बचाने के लिए डाइमिथोएट दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। अगर दोबारा इस कीट का आक्रमण पौधे के ऊपर दिखाई दे तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर इस दवा का छिड़काव दोबारा करना चाहिए। दूसरा एक इसका हानिकारक कीट होता है सल्क कीट। यह कीट भी पौधों को बहुत अधिक मात्रा में हानि पहुंचाता है। ये कीट गुलाबी रंग के होते हैं और ये लाल और भूरे सल्क कीट कोमल तनों को ढक देते हैं और उनके मुलायम भागों को रस चूस लेते हैं। इस कीट से प्रभावित पौधे को उखाड़ देना चाहिए। यदि संभव हो सके तो उसको खुरचकर अलग कर देना चाहिए। दूसरा, अगर इस कीट का आक्रमण अधिक दिखाई दे तो 0.1% रोगोर पैराथियन या मेटासिड 50 का इस्तेमाल करना चाहिए। इस दवा को पानी में घोलकर, जिसकी आधा लीटर की मात्रा करीब 400 से 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। एक दूसरा इसका हानिकारक कीट होता है थ्रिप्स। यह भी पौधे को बहुत अधिक मात्रा में हानि पहुंचाता है। ये 4 प्रकार के थ्रिप्स गुलाब के फूलों को हानि पहुंचाते हैं। ये मार्च में से नवंबर तक पत्तियों का रस चूसते हैं, जिससे कि पत्तियां गिर जाती हैं। थ्रिप्स के बचाव हेतु इमिडाक्लोरप्रिड 17.8 SL 1 मिलीलीटर दवा प्रति 3 लीटर पानी की दर से छिड़काव करना लाभप्रद रहता है। दूसरे कई प्रकार के रोग भी इसको हानि पहुंचाते हैं, जिसमें एक रोग होता है डाईबैक। इससे क्या होता है कि पौधे की गुलाब के पौधों की छटाई के बाद में उसकी जो टहनियां होती है वो सूख जाती हैं, यानी हमारा पौधा सूख जाता है और पौधे की बढ़वार नहीं हो जाती है और वो तना मर जाता है। तो इस रोग से बचाने के लिए छटाई के बाद में पौधों पर चौबटिया पेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी चौबटिया पेस्ट को पानी में घोलकर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण कीट रोग होता है चूनी फफूंदी। इस चूनी फफूंदी से पौधों को बहुत अधिक मात्रा में हानि पहुंचती है। यह रोग अचानक मौसम में आए बदलाव के कारण होते हैं, जिससे पत्तियों और तनों पर सफेद चूर्ण जैसा पाउडर फैल जाता है, जिससे कि हमारा पौधा इससे अफेक्टेड हो जाता है और पौधा मर जाता है। तो इस रोग से पौधों को बचाने के लिए आधा ml बाविस्टीन को 1 लीटर पानी में मिलाकर पौधे के ऊपर छिड़काव करना चाहिए। इससे पौधों को बचाने के लिए इस दवा का इस्तेमाल बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। अन्नदाता आपके लिए कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की कड़ी को, जिसके तहत पहला प्रश्न पूछा है। ग्राम सतधारा जनपद मधुबनी के कृषक धनीराम कुशवाहा, आपने अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से हमें बताया कि आप गन्ने से गुड़ बनाने की संपूर्ण विधि पर जानकारी चाहते हैं। तो धनीराम जी, इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। तो सबसे पहले जो बात है किसान भाइयों कर लेते हैं कि गुड़ किन किन प्रजातियों का गुड़ अच्छा बनता है, जिनमें कि कोसा 88-230 है, कोसा 84-36 है और कोसा 95-255 है, कोसा 96-275 है, कोसा 84-32 है। इसके अलावा यूपी 0097 है। तो किसान भाइयों, ये कुछ प्रजातियां थीं अगेती और मध्य देश से जिनसे कि गुड़ अच्छा बन सकता है। किसान भाइयों, अच्छे गुड़ बनाने हेतु गन्ने की कटाई के समय गन्ने का वृक्ष प्रतिशत 21 से अधिक होना चाहिए तथा कटाई उपरांत गन्ने की जड़ों में लगे मिट्टी, सूखी पत्तियों एवं पूरी तरह से साफ कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, गन्ना साफ सुथरा है, उसकी आप कोलों में पेराई करेंगे।
पेराई करने के बाद जो रस निकलता है उसको एक टैंक में इकट्ठा करेंगे। एक टैंक में इकट्ठा करने के बाद किसान भाइयों 3 उथले कड़ाहे नंबर से लगे होते हैं, जिनमें कि पाइप के द्वारा टैंक से चला जाता है। उसके बाद पहले कड़ाहे में टैंक से डालने के बाद एक हल्का उबाल आने देते हैं। उबाल आने के बाद किसान भाइयों उनमें से जो गंदगी आती है उसको पहले निकाल देते हैं। इसके बाद इस पहले कढ़ाई से दूसरे कढ़ाई में जो रस है उसको डाल लेते हैं। अब इस समय किसान भाइयों को जो कौन कौन से जो वानस्पतिक तरीके हैं जिनके द्वारा रस की सफाई की जाती है, इसमें एक देवला है जिसको कि जंगली भिंडी भी किसान भाई बोलते हैं, सेमल की छाल है, उसका भी रस निकाल करके किसान भाई पीस करके सफाई के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा उसमें पानी डाल करके हल्की तरीके से थोड़ा सा कूट लें उसकी जो तने को, और इसके बाद आप देखेंगे एक लसलसा पदार्थ उसमें से निकलता है। और उस पदार्थ को ले जाके के मान लीजिए 1 कुंटल जूस है तो उसमें आपको आधा लीटर जो लसलसा पदार्थ है उसको डाल देते हैं, और इसके बाद थोड़ी देर बाद उबलने देते हैं। उबलने के बाद देखते हैं किसान भाई उसमें जो भी इम्प्योरिटीज या जो गंदगी है वो ऊपर आ जाती है, और इस समय जो भी गंदगी आती है लगभग सफाई अच्छी तरीके से कर देना चाहिए। और सफाई करने के बाद फिर तीसरा जो कढ़ाया है उसमें किसान भाई उसको पलट देते हैं। जब गन्ने का रस 40 मिनट की अवस्था पर यानी गन्ने के रस का तापमान 97 डिग्री सेल्सियस हो तो उस समय 250 ग्राम चूना का प्रयोग करना चाहिए, जिससे गुड़ का पीएच मान 5.5 से 6.5 आ जाता है। इससे गुड़ के अच्छे रंग के साथ साथ भंडारण की क्षमता अधिक रहती है। जब गुड़ के रस का तापमान 98 डिग्री तथा 70 मिनट की अवस्था पर इसी तापमान पर हो तो गुड़ की पूरी शुद्धता एवं आकर्षक रंग हेतु 35 ग्राम हाइड्रस पाउडर डालना चाहिए। इसके उपरांत गन्ने के रस के तापमान में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, जिससे कि नीचे की तह में गुड़ का रस जलने न पावे एवं उसकी कठोरता हेतु उसमें अरंडी या मूंगफली 200 मिलीलीटर तेल डालना चाहिए तथा गन्ने के रस को 2 घंटा 58 मिनट की अवस्था भाप के रूप में उड़ाते रहना चाहिए, जब तक कि गन्ने के रस का तापमान 118 से 120 डिग्री सेल्सियस तक न पहुंच जाए। इसके उपरांत गुड़ पकने की जांच हेतु लकड़ी के हत्थे से गन्ने के रस को उठाना चाहिए तथा उसे नीचे की तरफ गिराना चाहिए। यदि गिराते वक्त रस की धार टूट जाए या चट चट की आवाज आए तो समझना चाहिए कि गुड़ पक गया है। इसके 2 मिनट बाद तापमान को 96 डिग्री सेल्सियस पर कर गन्ने के रस से बने राब को लकड़ी के हत्थे से चलाते रहते हैं। फिर 5 से 6 मिनट दोबारा गर्म राब को चलाना चाहिए तथा 91 से 92 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म राब को इकट्ठा करना चाहिए। इसके उपरांत 85 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उसको जिस आकार का बनाना चाहते हैं उस आकार का बना सकते हैं। अच्छे गुड़ में रासायनिक गुणवत्ता इस प्रकार होनी चाहिए: सुक्रोज 80%, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज 10%, आर्द्रता 6%, अघुलनशील घटक 1%, सल्फर डाइऑक्साइड 70 ppm, राख एवं अन्य पदार्थ 6%। और जो प्रबंधन करके गुड़ बनाते हैं तो निश्चित रूप से जो स्थानीय बाजार में उसके जो पैसे भी हैं अच्छे मिलते हैं और गुड़ भी अच्छा बनता है। दूसरे प्रश्न के माध्यम से जानने की इच्छा जाहिर की है ग्राम सेनपुर जनपद पूर्णिया के किसान राकेश मंडल, आपने अन्नदाता की निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से हमें बताया कि आप मूली की बुआई करना चाहते हैं। इस हेतु मूली के उन्नत प्रभेद व बुआई विधि पर जानकारी चाहते हैं। तो राकेश जी, इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, मूली की बुआई के लिए भूमि के चयन एवं तैयारी की बात करें तो इसकी खेती प्राय सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है। बलुई, दोमट और दोमट भूमि में जड़ों की बढ़वार अच्छी होती है। मूली की खेती करने के लिए गहरी जुताई की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी जड़ें गहराई तक जाती हैं, अतः गहरी जुताई करके मिट्टी भुरभुरी बना लेते हैं। यदि मूली की उन्नतशील किस्मों की बात करें तो इसके अंतर्गत रश्मि, पूषा चेतकी, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, हिसार मूली 1 इत्यादि किस्में बुआई के लिए अनुशंसा की जाती है। किसान भाइयों, इन किस्मों के चयन कर लेने के बाद आप बीजोपचार करना ना भूलें। बीजोपचार करने के लिए
कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर बुआई करें। 1 हेक्टेयर में मूली की बुआई के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। व्यवसायिक स्तर पर इसे मैदानी भागों में सितंबर से जनवरी बोना ठीक रहता है। बुआई की विधि तथा बोने की दूरी पर अगर चर्चा करें तो मूली की बुआई क्यारियों में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची मेड़े बना ली जाती है। इन मेड़ों पर बीज को 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दिया जाता है। आइए अब बात करते हैं मूली की फसल में उर्वरक प्रबंधन की, जिसके अंतर्गत 1 टन सड़ी गोबर की खाद, 50 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो स्फुर तथा 60 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के पहले खेत में डाल दें तथा शेष बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा को टॉप ड्रेसिंग के रूप में फसल में 20 से 25 दिन के अंतराल पर देना चाहिए। यदि खेत में खरपतवार उगाए हों तो आवश्यकता अनुसार उन्हें निकालते रहना चाहिए। रासायनिक खरपतवार नाशक जैसे पेंडिमेथिलिन 3 किलोग्राम 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 48 घंटे के अंदर प्रयोग करने पर 30 से 40 दिनों तक खरपतवार नहीं उगते। किसान भाइयों, आइए बात करते हैं मूली में सिंचाई प्रबंधन की। 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना आवश्यक होता है। इसके साथ साथ जड़ों पर मिट्टी चढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि जड़ें अधिकतर भूमि के बाहर आ जाती है। किसान भाइयों, सामान्यतः मूली 1 से 1.5 माह में तैयार हो जाती है, अतः किस्मों के चयन अनुसार इसकी खुदाई जड़ों के कड़ी होने से पहले मुलायम अवस्था में कर लेनी चाहिए। इस प्रकार किसान भाइयों, बताई गई विधि द्वारा यदि आप इसकी बुआई करेंगे तो प्रति हेक्टेयर औसत उपज 100 से 150 क्विंटल प्राप्त कर अच्छा लाभ ले सकेंगे। आइए देखते हैं प्रदेश के विभिन्न मंडियों के कृषि उत्पाद के भाव। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। भारत की सबसे बड़ी कंबाइन रेंज बलकार कंबाइंस। बगहा में ट्रेन से कटकर गेंडे की मौत। टाइगर रिजर्व से भटककर पहुंचा था ट्रैक पर। मालगाड़ी के ड्राइवर से वन विभाग की कड़ी पूछताछ। रैली के बाद नीतीश ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात। विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने पर फिर दिया जोर। केंद्र से सकारात्मक पहल की जताई उम्मीद।
अधिकार रैली को लेकर लालू ने नीतीश पर साधा निशाना, कहा बिहार के मुद्दों से ध्यान बटाने की हो रही है कोशिश।